तो अब अपन ओज स्टार्ट करते हैं। विटेलिटी और इम्यूनिटी, या तो इसको विटेलिटी बोलते हैं या इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं समझना है थोड़ी देर के लिए। रस आदि, अब यहाँ पे देखो रसादि लिखा है। रसादि का मतलब है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस आदि सभी धातुओं का उत्कृष्ट तेज या ऊर्जा ओज कहलाती है। मतलब सभी धातुओं का श्रेष्ठ भाग, रस का, रक्त का, मांस का, मेद का, अस्थि का, मज्जा का, शुक्र का, मतलब सभी धातुओं का उत्कृष्ट तेज। उत्कृष्ट यानी जैसे अपन उत्कृष्ट बोलते हैं, इस क्लास में सबसे उत्कृष्ट लड़का कौन है, मतलब होशियार कौन है, भाई ये है। मॉनिटर कौन है, ये है। ठीक है, सबसे अच्छा कौन है, व्यवहार में कौन अच्छा है, हाइट में सबसे ऊंचा कौन है, ये। तो हर तरीके से जो उत्कृष्ट है ना, सबसे श्रेष्ठ है, बेस्ट एम बेस्ट। तो उत्कृष्ट, तेज या ऊर्जा, ऊर्जा बोल दो, इनकी सभी धातुओं की जो श्रेष्ठ ऊर्जा है ना, उसको ओज कहलाती है। मतलब सबसे श्रेष्ठ, शरीर का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग कौन सा है, ओज है। आजकल की भाषा में हमें रेजिस्टिव पावर या कीटाणु से लड़ने की क्षमता से तुलना कर सकते हैं। मतलब रेजिस्टिव पावर एक तरीके से संरक्षित पावर, भाई ये अपनी ताकत है, अपने बचा के रखी है। कोई भी कीटाणु आएगा इससे ये लड़ेगा, कौन लड़ेगा, ओज। तो इसकी कीटाणु से लड़ने की क्षमता की तुलना कर सकते हैं, इसलिए इसको इम्यूनिटी भी बोलते हैं। आयुर्वेदा में इम्यूनिटी किसको बोला गया है, ओज को बोला गया है। कभी क्वेश्चन आए कि आयुर्वेदा के अनुसार इम्यूनिटी को समझाइए, तो आपको ओज का डिस्क्रिप्शन वर्णन करना है। वहाँ पे ओज का नाम नहीं देंगे वो, बस ऐसे पूछेंगे आयुर्वेदा के अनुसार इम्यूनिटी को समझाइए, तो आपको ओज को लिखना है वहाँ पे, मतलब ओज के बारे में वो पूछा है। क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है टीचरों का ये। ठीक है, तो ये हो गई इसका छोटा सा इंट्रो। अब इसका स्वरूप देखो, ये स्निग्ध होता है, सौम्य होता है, लाल पीले वर्ण का होता है। अब आपने देखा है ओज कैसा है, नहीं देखा ना, तो यहाँ पे स्निग्ध क्यों बोला, सौम्य क्यों बोला, लाल पीले वर्ण का क्यों बोला, क्योंकि जो प्राकृत श्लेष्मा है, प्राकृतिक श्लेष्मा, आप जानते हो प्राकृतिक श्लेष्मा क्या है, मतलब कफ की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो कफ है ना उसी के समान ओज है। तो प्राकृतिक श्लेष्मा के जो श्रेष्ठ काम है उसी को ओज बोला गया। आचार्यों ने बाद में बताया, डिस्कस किया, सभी आचार्यों ने मंत्रणा की कि भाई ये कप के समान है, तभी तो ये स्निग्ध है, तभी तो ये सौम्य है, और वह तभी तो ये लाल पीले वर्ण का है। मतलब एक तरीके से रेडिश और येलोइश है, मतलब हल्का लाल और हल्का पीला, मतलब पूरी बॉडी में है एक तरीके से, और ये कप के समान गुणधर्म वाला है। और मतलब प्राकृतिक, देखो श्लेष्मा दो प्रकार का है, एक तो प्राकृतिक, एक है विकृत। प्राकृतिक क्या करता है, शरीर को धारण करता है, पोषणता देता है, स्निग्धता देता है। और विकृत क्या करता है, विकृत में दो तरीके से होते हैं, क्षयजन और वृद्धिजन। तो ये प्राकृतिक की बात कर रहा है, जो नेचुरल है ना उसके समांतर रखता है, तो स्निग्ध सौम्य व लाल पीले वर्ण का होता है। तो आचार्यों ने बाद में डिस्कस किया था, आप फिजियोलॉजी में स्टडी करोगे, चैप्टर नंबर 11 या 12 है ये, है ना, उसमें बताया हुआ है। यहाँ पे तो नहीं बताया क्योंकि ये एक चैप्टर की बात है। फिजियोलॉजी में अपन विभिन्न आचार्यों की बातें पढ़ते हैं वहाँ पे, यहाँ तो ओनली अष्टांग हृदय मतलब आचार्य वाघभट्ट की बातें होती हैं। लेकिन जब फिजियोलॉजी की बात करते हैं वहाँ पे कोई विशेष राइटर नहीं है, वहाँ पे चरक की भी है, सुश्रुत भी है, भागवत भी है, मतलब तीनों की बातें करते हैं कंपरेटिव। तो वहाँ पे बताया कि भाई प्राकृतिक श्लेष्मा को ही अपन ने ओज माना है। तो स्थिति देखो, हृदय में स्थित रहता हुआ समस्त शरीर में व्याप्त है। कहने का मतलब है कि इसका जो मेन क्षेत्र है तो हार्ट है। अपन को पता है भाई, हार्ट, अगर आपने हार्ट को थोड़ी सी परेशानी होती है ना, पूरे बॉडी इफेक्टिव हो जाती है, मतलब पूरी बॉडी में नुकसान पहुंचता है। तो हृदय में स्थित रहता हुआ समस्त शरीर में व्याप्त है। कहने का मतलब है कि इसका जो मुख्य स्थान है वो तो हार्ट है, लेकिन ये पूरी बॉडी में रहता है। ठीक है, पूरी बॉडी में ये संचरण करता है एक तरीके से। अब रक्त भी तो पूरी बॉडी में रहता है, आप रक्त क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि ये अलग है, ये मतलब एक तरीके से उसी में छिपा हुआ है। हृदय में स्थित रहता है, समस्त शरीर में व्याप्त है। अब देखो, ओज को जीवन का आधार कहा गया है, मतलब जो बेस है ना अपना जीवन का, ये ओज है। क्योंकि आप जब एनाटोमी में आपने स्टडी किया होगा कि 8वें माह में ओज अस्थिर होता है। इस महीना में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो उनकी मृत्यु की आकांक्षा बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमेशा देखो ध्यान देने की बात है, 7वें महीने में जो बच्चे जन्म होते हैं, जो प्रेगनेंसी की 7वें महीने में जन्म होती है ना, वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन 8वें मंथ वाले सर्वाइव नहीं करते। क्यों? उल्टा तो 8वें मंथ तो उल्टा और ज़्यादा विकसित है, 7वें के बाद में आता है 8वां, तो उसको तो जीवित रहना चाहिए मोस्टली, लेकिन वो 8वें मंथ वाला मर जाता है और 7वें वाला जीवित रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओज अस्थिर रहता है। तो ओज बहुत ज़्यादा, मतलब जीवन का आधार बोला गया है। अब एनाटॉमी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन 16 तारीख से, ठीक है। तो उसमें मैं बताऊँगा, जब वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, मासानुमासिक वृद्धि होती है ना, तब ओज की बात आती है 8वें मंथ में।
तो ओज को जीवन का आधार कहा गया। इसके नाश होने से जीवन नष्ट हो जाता है। अगर इसमें मान लो कमी आ गई, अब ये कमी कैसे आएगी? क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखा रस आदि धातु के उत्कृष्ट, अब रस भी नष्ट हो गया, रक्त भी नष्ट हो गया, मांस भी, मेद भी, अस्थि भी, मज्जा भी, शुक्र, शुक्र के बाद में नंबर आता है ओज का। तो सभी धातुओं के नष्ट होने के बाद में अगर ओज भी, जो अपना जो रेजिस्टिव पावर था, मतलब जो बच्ची कुच्ची एनर्जी थी, अगर वो भी नष्ट हो गई, ठीक है, तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको रेजिस्टिव पावर बोलते हैं, क्योंकि लास्ट में है। पहले रस खत्म होगा, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, फिर लास्ट में ओज का नंबर आता है। ठीक है, तो ओज यानी रेजिस्टिव पावर, जो अपनी बची कुछ एनर्जी थी लास्ट में, जो जीवित सर्वाइव करवाती है अपन को, अगर वही खत्म हो जाएगी तो अपना जीवन नष्ट हो जाता है। ओज के कारण ही शरीर में विविध प्रकार के भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अगर ओज है, सही है अपने शरीर में सही तरीके, तो आपकी हंसी, खुशी, दुख, ठीक है, आप कितने प्रसन्न रहोगे, आप कितने सैड रहोगे। अपन बोलते हैं ना, यार ये लड़का दूर रहो इससे, हमेशा सैड ही रहता है, तो उसके ओज की कमी है। इसके पास मिलोगे एकदम कितना खुश रहता है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ये हमेशा खुश रहेगा। तो इसमें ओज है, उसमें ओज अच्छी तरीके से बना हुआ है, उसमें ओज का संग्रहण अच्छी प्रकार से। तो ये बोला कि ओज के कारण ही शरीर में विविध प्रकार के भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हंसना है, रोना है, दुखी, खुश, ठीक है, काम करने की एनर्जी, वो सब ओज के ऊपर डिपेंड करती है। तो ओज कैसे बनेगा? अब ये सारी चीज़ें अपन ने ओज पे बता दी, तो ओज यहाँ बता ही दिया कि सभी धातुओं का उत्कृष्ट भाग है। आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ठीक है, अच्छी संगत में रहो, अच्छे वातावरण में रहो, ऑटोमेटिक ओज अच्छा बनेगा। आप ये सब करोगे तो ओज ही बनेगा और आपका मन भी शांत रहेगा। अब देखो आचार्य चक्रपाणी, अब यहाँ पे आचार्य वाग्भट की बात कर रहे थे, ये सब आचार्य वाग्भट के अनुसार पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आचार्य चक्रपाणी ने ओज के दो भेद बताए। ध्यान से सुनना कि भाई आचार्य चक्रपाणी ने ओज के दो भेद बताए। कौन कौन से? पर ओज और अपर ओज। मतलब आचार्य वाग्भट ने कुछ नहीं बोला इस बारे में कि दो भेद हैं, तीन भेद, लेकिन चक्रपाणी जिन्होंने टीकाएँ लिखी हैं, चरक पे, सुश्रुत पे, ठीक है, वाग्भट पे, सब पे टीकाएँ लिखी हैं, आचार्य चक्रपाणी बहुत फेमस राइटर हैं ये। इन्होंने दो भेद बताए हैं, पर ओज और अपर ओज। मतलब भाई ओज को दो भागों में बांट दिया। इन्होंने परोज को क्या बोला कि भाई ये हृदय में रहता है, जो परोज है ना, श्रेष्ठ है, अच्छा है, ये हृदय में रहता है। और इसका जो प्रमाण है, मतलब इसकी क्वांटिटी है, मात्रा है, 8 बिंदु। अब ये बिंदु क्या है? आप अपने हाथ को पानी में डुबो, और जो अपनी उंगली से जो एक बूंद गिरती है ना, उसको एक बिंदु बोला गया है। क्या बोला गया है? एक बिंदु। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कोई लिक्विड है, जैसे तेल का, पानी का, कुछ भी लिक्विड है, अपने हाथ को उसमें डुबाया, उसको झड़कार दिया हाथ को, फिर एक जो बूंद गिरेगी उंगली से, बीच वाली उंगली से जो एक बूंद गिरती है ना, उसको एक बिंदु बोला है। तो ये 8 बिंदु प्रमाण मानता है। मतलब क्वांटिटी कितनी मानी है इसकी? 8 बिंदु मानी कि भाई हार्ट में रहता है, और हाँ, वन ड्रॉप, वन बूंद, ठीक है। तो हृदय में रहता है प्रमाण 8 बिंदु है। और अपर ओज क्या रहता है कि भाई ये थोड़ा डाउन है और संपूर्ण शरीर में, मतलब ये पूरे शरीर में व्याप्त है। और इसका प्रमाण कितना है? अर्धांजलि। अर्धांजलि क्या होता है? अपने दोनों हाथों को मिलाओ, दोनों हाथों को मिलाने के बाद में अपन वो क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमुदे वो अपन करते थे ना, तो अंजलि बनती है। दोनों हाथों को मिलाने पर, दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाने पर आपस में एक अंजलि बनती है। तो ये अर्धांजलि है, मतलब आधा अंजलि प्रमाण है कि इतना है ये, कि ये आधा अंजलि में पूरा समाहित हो जाता है। अब यहाँ पर लिखा है कि पर ओज के नाश होने पर मृत्यु निश्चित है। मतलब पर ओज यानी किस पे रहता है? हृदय। अगर हृदय में कुछ भी आघात होगा, हमको पता है हार्ट अटैक आया या हार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आई थोड़ी सी भी, तो व्यक्ति तुरंत मर जाता है। तो देखो ये बात कितनी इफेक्टिव है कि पर ओज के नाश होने पर मृत्यु निश्चित है। जैसे कि अपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि हार्ट में, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के बाद पूरे प्राण संकट में आ जाते हैं, जीव संकट में आ जाते हैं अपने तुरंत। तो परोज, परोज कहाँ पे रहता है? हृदय में। कहने का मतलब है कि अब हृदय में आघात हुआ है, हृदय में चोट पहुंची, तो मतलब परोज पे चोट पहुंची, तो परोज के नाश होने पर मृत्यु निश्चित है। क्लियर? ये हो गया ओज का डिस्क्रिप्शन, ओज का वर्णन। क्वेश्चन आएगा ओज का संक्षिप्त वर्णन लिखो, ओज का विस्तार से वर्णन करो, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। हाँ अर्षिता बोलो। सर यहाँ पे स्वरूप, ओज का स्वरूप में सौम्य का क्या मतलब है? सौम्य आप जानते हो ना, एकदम तो एकदम सौम्य को आप ऐसे समझ, जैसे सौम्यता, चंद्रमा सौम्य है, चंद्रमा सौम्य। अब चंद्रमा सौम्य का मतलब क्या है? कि व्यक्ति को बल प्रदान करता है। अपन ने पढ़ा था आदान काल और विसर्ग काल में कि भाई सौम्य काल और आग्नेय काल। याद आया मैंने क्या बताया? ऋतु काल में अपन ने पढ़ा था कि एक तो सौम्य काल होता है, एक हाँ हाँ। तो सौम्य यानी
कि जिसमें बल वर्ण मतलब एक तरीके से अपन को बल प्रदान करे, पुष्टि प्रदान करे, अपना जो अपने शरीर की कैपेसिटी उसको बढ़ाए, तो वही है सोम, यानी एक तरीके से अपने शरीर की ताकत प्रदान करने वाला, सही है, अपने शरीर की वर्ण को उन्नत करने वाला अच्छी तरीके से। तो आप वर्णों को समझा करो, जैसे कि सोम, जब ऐसे सोम का जैसे मैंने आपको बताया कि सौम्य काल और आग्नेय काल। आग्नेय काल क्या होता था कि अपने बल वर्ण को खींच लेता था, अपनी जो शक्ति है उसको कम कर देता, लेकिन ये क्या कर रहा है, सौम्य है, मतलब इसके स्वभाव में ही शीतलता है, ये व्यक्ति के बल को बढ़ाएगा, ठीक है, अपने वर्ण को अच्छा बनाएगा, इससे समझो आप। ओके, आगे बढ़े। अब देखो ओजस के लक्षण एवं कारण। तो पहले कारण देख लेते हैं भाई, क्यों होता है ओजस। हाँ सही बताया, अभी जो कमेंट आया वो सही है। अब देखो कारण देख लेते हैं भाई, ओज के लक्षण एवं कारण। क्रोध, मतलब अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा क्रोध करता है, अब क्रोध करने से क्या होती है कि एकदम अग्नि बढ़ती है, और अग्नि से क्या होता है, सौम्यता नष्ट होती है, तो क्रोध करेगा। शोक, चिंता, मतलब शोक ये नहीं होता है शौक, एक होता है शौक, मतलब इसको ये शौक है ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है, एक होता है शोक मतलब दुख। क्रोध करना शौक यानी दुख, किसी व्यक्ति को, जैसे किसी के परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई किसी ने किसी मतलब डूबा हुआ है, तो उसको दुख है किसी बात का, जैसे कि किसी के बैक लग गई उसको इस बात का दुख है, किसी के फैमिली प्रॉब्लम है, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बन रही ये भी दुख है, तो किसी के परिवार में कुछ प्रॉब्लम है तो ये भी दुख है ना, शोक, वो चिंता में डूबा रहता है। तो एक अगला वर्ड है चिंता। तो शोक यानी दुखी रहना, और चिंता यानी टेंशन लेना किसी चीज़ की। ये दोनों थोड़े से मामूली डिफरेंस अंतर है, दोनों में समझना। भाई कोई किसी चीज़ से दुख है तो उसको बोलते हैं शोक, जैसे किसी का फैमिली मेम्बर एक्सपायर हो गया वो शोक में है, ठीक है। चिंता, किसी चीज़ की चिंता करना कि ये काम कैसे होगा, मैं पास कैसे होऊंगा, मतलब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, फ्यूचर क्या है मेरा, ये चिंता है। तो थोड़ा सा अंतर है मामूली, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा समझना। मतलब शोक मतलब दुख, चिंता यानी अपने किसी बात को लेकर टेंशन करना। भूख प्यास, अगर मान लो ज़्यादा देर बहुत दिनों तक भूखे हो आप, प्यासे रहते हो, तो इन सभी कर्मों से क्षीण हो जाता है। कौन क्षीण हो जाता है, ओज क्षीण हो जाता है। इन सभी कर्मों से ओज क्षीण हो जाता है, मतलब इन सभी वजह से ओज की कमी आ जाती है। अब लक्षण क्या है कि कैसे पहचानो कि भाई इसके अंदर ओज की कमी आ गई। डरा हुआ रहता है, बिना कारण चिंता करता है, डरा हुआ, थोड़ी सी बात पे भी डर जाता है, ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा हुआ डर जाएगा, उसने कुछ भी देखा, जैसे कि वहाँ पे एक पेड़ है और अंधेरे में उसने उसको शेर समझ लिया, तो छोटी छोटी बातों वो डर जाता है। बिना कारण चिंता करता है, बिना किसी काम की। मैंने आपको बताया भाई आप ऐसे पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन फिर भी आप टेंशन कर रहे हो कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कैसे याद होगा। अगर आप मेहनत तो करो, पास तो हो जाओगे। इंद्रियों में वेदना होती है, जो अपनी इंद्रियां, आँख कान नाक है, इनमें वेदना होती है, दर्द होता है। वेदना यानी दर्द, ठीक है। कांति मलिन हो जाती है, जो आपकी आभा है, जो छवि है, मतलब एक तरीके से आपका जो प्रकाश था, जैसे मतलब नूर, चेहरे का नूर गायब हो जाता है, मुरझाया सा हो जाता है, जैसे कि बीमार हो आप, तो कांति मलिन हो जाती है, मतलब धुंधली हो जाती है। आप एक तरीके से बोलते हैं ना, हंसी, हैप्पी नहीं रहोगे, दुखी दिखोगे, सामने वाला देख के ही बता देगा इसको कुछ ना कुछ दुख है, ये टेंशन कर रहा है किसी चीज़ की। उत्साह समाप्त हो जाता है। उत्साह यानी जो एनर्जी थी किसी काम करने की, जो मतलब बोलते हैं ना कि एक उत्साह रहता है, जैसे कि आज कोई फंक्शन है घर में तो अपन को उत्साह रहता है, लेकिन वो समाप्त हो जाता है, कोई मतलब नहीं, कुछ भी होता रहो, बस पड़े रहो खाट में, वैसी स्थिति हो जाती है। शरीर दुर्बल और क्रस हो जाता है। शरीर दुर्बल और क्रस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ये इसके लक्षण है, ये इसके कारण थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है कि ओज के 6 के लक्षण और कारण लिखो। अब ओज 6 की चिकित्सा, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ओज 6 की चिकित्सा लिखो। जीवनीय गण की औषधियाँ, जीवनीय गण की औषधियाँ। अब जीवनीय गण में कौन कौन सी औषधियाँ आती हैं, अगला चैप्टर नंबर 15 में आएंगे ये गण, जितने भी गण हैं, जीवनीय गण है, सारावादी गण है, ठीक है, पुरुषादि गण, बहुत सारे गण हैं, मतलब 54 के लगभग गण हैं, वो सारे आएंगे चैप्टर नंबर 15 में। लेकिन मैं बता देता हूँ, जीवनीय गण में आती हैं ऋषभक, जीवक, जीवंती, मुलेठी, ठीक है, मेधा, महामेधा, 10 औषधियाँ हैं। तो वो सारी, मेधा, महामेधा, मुलेठी, ठीक है, जीवंती, ये सारी चीज़ें जीवनीय गण में आती हैं। तो दूध और मांस रस, इनका सेवन करोगे तो आपको ओज की वृद्धि होगी, ठीक है। अब ओज वृद्धि के लक्षण, अब मान लो किसी व्यक्ति की मान लो बहुत ज़्यादा मात्रा में ओज है तो क्या होगा, प्रसन्नता,
उससे ज़्यादा प्रसन्न कोई रह ही नहीं सकता। ठीक है, पुष्टि, उसमें हमेशा पुष्टि रहेगी, मतलब शरीर के जो हाथ पैर है ना एकदम, एक तो होता है रूखे सूखे कमज़ोर से, लेकिन पुष्टि रहेगी, हाथ पैर एकदम सुडौल रहेंगे। अपन बोलते हैं ना कि मसल्स हैं एकदम अच्छा सा, हाथ पैर मजबूत हैं, तो पुष्टि और बल, उसकी जो ताकत है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। कहने का मतलब कि ये सबसे अच्छे गुण हैं। प्रसन्नता, हमेशा खुश रहेगा, पुष्टि, उसके हाथ पैर शरीर एकदम मतलब पुष्ट रहेगा, कहीं भी ऐसा नहीं कि देखो यहाँ से सूख रहा है, ये हिस्सा इसका कमज़ोर है, नहीं, पूरे बॉडी एकदम सामर्थ्य में रहेगी। और बल की अभिवृद्धि, उसका वो जो जो बल है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गए ओज वृद्धि के लक्षण। इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि ये पूछते नहीं है, क्योंकि ये पूछते हैं ओज के कारण, लक्षण और चिकित्सा। अब देखो 200 से रोग उत्पत्ति का क्रम, ये एक छोटा सा टॉपिक है, बीच में रह गया था, लेकिन मैं अब बता देता हूँ।